IMF की पेशगोई कि महंगाई या बेरोजगारी कम होगी, क्या ऐसा मुमकिन है? चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने नौकरशाही की मदद से महंगाई काबू करने का फार्मूला पेश कर दिया, क्या ये मुमकिन है? बलूचिस्तान में वजीर आला जाम कमाल के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाबी से पेश कर दी गई है। सवाल यह है कि क्या वोटिंग वाले दिन जाम का जाम जमी बोस करने वाले अपनी अक्सरियत साबित कर सकेंगे? PTI हुक्मरान जमात के बजाय ट्रोल ब्रिगेड बनकर मुमताज सहाफियों के खिलाफ मुहिम क्यों चलाती है और इसके पीछे कौन है? जायजा लेंगे आज के प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। तो नजम सेठी साहब, आज एजेंडे में टॉप पर है महंगाई का इशू, जिसको लेके अपोजिशन ने भी एहतजाज का आगाज़ कर दिया है और रावलपिंडी में लियाकत बाग के बाहर नून लीग ने एहतजाजी मुजाहरा किया है, जो कि अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल है। और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि महंगाई को अगर इशू बनाया जा रहा है तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कुछ ऐसे बयानात देते भी दिखाई दे रहे हैं जिससे ऐसे लगता है कि महंगाई को काबू करना नामुमकिन होता जा रहा है। मेरा ख्याल है हम पहले सुनवा दें, फिर उसके बाद बात करते हैं। कि अगर इन नालायकों को रुख्सत ना किया गया तो ये मुल्क के मसाइल नाकाबिले हल हो जाएंगे। एहसन इकबाल साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, और मिफ्ता इस्माइल साहब तो ये कह रहे हैं कि जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है। अगर नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट भी, यानी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट भी आ जाती है तो रातों रात हालात दुरुस्त नहीं होंगे। क्या इतना ये कॉम्प्लिकेटेड केस हो चुका है कि ये सॉल्व नहीं हो सकता? कैसे महंगाई फिर काबू होगी अगर ये हाल रहा तो? अच्छा, मेरा ख्याल है इसके दो पहलू हैं, एक तो है इकोनॉमिक, दूसरा है पॉलिटिकल। इनका ये कहना है, और इसमें कुछ हद तक हकीकत भी है, कि जब ये गए थे तो इतनी बुरी हालत नहीं थी मईशत की। ये अच्छी खासी एक इकोनॉमी चलती चलाती छोड़ के गए थे। इनका ये कहना है, जो कि हकीकत है, इनका ये कहना है कि इन्होंने आके PTI वालों ने 3 साल में तबाह कर दिया। ये नहीं कि इनको पता नहीं था कैसे करना, मगर ये कि कभी एक पॉलिसी, कभी दूसरी पॉलिसी, कभी तीसरी पॉलिसी, इतनी अनसर्टनिटी क्रिएट कर दी कि कोई चीज़ टिकी नहीं। और कभी कभी तो पहले साल एक पॉलिसी, उसके साथ बिल्कुल अगले साल दूसरी पॉलिसी, उसके बरक्स। तो इनका ये कहना है कि मिस मैनेजमेंट इतनी हुई है कि अब इकॉनमी की कंडीशन इतनी मईशत ख़राब हो गई है कि आज ये चले भी जाते हैं और हम आ भी जाते हैं तो हमें वक्त लगेगा इसको ठीक करने में। मतलब ये काम इतना ख़राब कर दिया है कि उसको सही रास्ते पे लाने में कुछ वक्त लगेगा। तो ये अगर आप आज भी आ जाएं तो ये ना समझें कि हम 2 महीने में, 3 महीने में ये ठीक कर देंगे, ये उनका कहना है। मगर इसके पीछे जो सियासत है वो क्या है? सियासत ये है कि आपको पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब का ये बयानिया है कि अब 1-1.5 साल रह गया जबकि इलेक्शन में, और इतने मुश्किल हालात हैं जिनको 1-1.5 साल में भी कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होगा। मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे, और इलेक्शन से पहले मुश्किल फ़ैसले नहीं किए जाते। इलेक्शन से पहले वो फ़ैसले किए जाते हैं जिसके साथ आवाम को कोई सहूलतें मिले, आवाम को खुशी का मौका मिले। ये नहीं कि और सोम हो और मायूसी हो। तो अगर हम आज आ जाते हैं हुकूमत के अंदर तो हमें तो और भी बड़े ऐसे इक़दाम उठाने पड़ेंगे जिसके साथ शॉर्ट टर्म के अंदर मायूसी होगी। तो क्योंकि किसी चीज़ को ठीक करना हो तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना। तो उनका ये है कि इसीलिए हम इस वक्त हम चाहते हैं नए इलेक्शंस हों, हम 5 साल के लिए आएँ, फिर हम ऐसी पॉलिसीज़ लॉन्च करें जो कि पहले साल कुछ मुश्किल, फिर उस अगले साल थोड़ी कम मुश्किल, तीसरे साल जाके कुछ हालात बेहतर हों, चौथे साल जाके बहुत बेहतर हों, 5वें साल जब इलेक्शन का वक्त आए तो लॉर्ड मौजा ही मौजा और लोग फिर वोट डाल दें। क्योंकि ये पॉलिटिकल फिलॉसफी है, हर जगह पे सियासी जमातें ऐसी करती हैं कि जब आती हैं, पता होता है 4 या 5 साल के लिए आए, तो सबसे मुश्किल फ़ैसले जो होते हैं जिसके साथ कुछ आवाम को बेल्ट टाइटनिंग करनी पड़ती है या अमीर लोगों से कुछ टैक्सेस और निकलवाने पड़ते हैं, तो उस शुरू में ही वो फैसले हो जाते हैं। तो अभी नया रोमांस चल रहा होता है, हनीमून पीरियड होता है एक हुकूमत का, उसके अंदर अगर आप थोड़ा बहुत गड़बड़ भी कर दें तो लोग माफ़ कर देते हैं, ये इतना मौका दे देते हैं। हाँ, या मतलब महसूस नहीं करते। मगर जब इलेक्शन के करीब आ जाए तो उस वक्त तो लोग भरे हुए होते हैं। उस वक्त आपने कोई गड़बड़ की तो वो तो बिल्कुल ही आपको वोट शोट नहीं डालेंगे। तो मेरा ख्याल है ये उनका मतलब ये है कि इतनी मुश्किल हालात हैं कि एक तो हम आना नहीं चाहते हम। अच्छा, ये वैसे अच्छा वो आना नहीं चाहते, एहतजाज भी कर रहे हैं। एहतजाज कर रहे हैं इलेक्शन के लिए, आने के लिए नहीं। ये देखिए बड़ी फ़र्क है ना दोनों चीज़ों में। अभी अगर इन हाउस चेंज होता है जी, ठीक, तो फिर 1.5 साल पड़ा ना, 1.5-2 साल किसी लानी पड़ेगी ना जी। तो नून लीग ने तो पहले कह दिया है, आपको पता है मियाँ साहब का ये मौक़िफ़ है कि हम इन हाउस चेंज अगर होता है
तो गवर्नमेंट के अंदर कर लें आप इन हाउस चेंज, इमरान को निकाल दें, किसी और को ले आएँ। हम नहीं आएंगे, हम शहबाज शरीफ नहीं देंगे आपको कि वो आके हुकूमत साल के लिए करे और 1 साल इनकी जो करतूतें हैं उनको हम ठीक करने की कोशिश करें और गाली हमें भी पड़नी शुरू हो जाए और जब इलेक्शन का वक्त आए तो फिर हमें वोट भी ना पड़े। इसलिए इनका ये एक बयानिया बन गया अब कि इन्होंने, पहला पार्ट उस बयानिया का ये है आयशा कि PTI ने बड़ी ज़्यादती की है बड़ी आवाम के साथ। नंबर 2, इसको ठीक करने के लिए वक्त लगेगा। नंबर 3, हम अभी शॉर्ट टर्म में किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम अपोजिशन में ही रहेंगे, मगर हम चाहेंगे इमरान खान की छुट्टी हो जाए। तो अगर कोई हुकूमत के अंदर बगावत हो जाती है हुकूमती पार्टी के अंदर, या बिलावल कुछ करता है, तो हम ठीक है उसको कहेंगे जी निकालें इनको, वो आ जाएं, हम उनको सपोर्ट करेंगे कि वो आ रहे हैं, मगर हम हुकूमत पे नहीं बैठेंगे। मतलब ये है कि एक दफ़ा इमरान खान की छुट्टी हो जाए, जो भी आएगा फिर हम उसके पीछे पड़ जाएंगे कि इलेक्शन कराओ, ठीक फार्मूला। तो उनके साथ मिल के इमरान खान की छुट्टी, हुकूमत में हिस्सा नहीं लेंगे जो नई हुकूमत आएगी, मगर फिर उनके खिलाफ मुहिम चलाएंगे कि आप जल्दी से इलेक्शन कराएं, ताकि इलेक्शन में इनको पता है ये बड़े पॉपुलर हैं इस वक्त, और जो हुकूमत आएगी भी वो भी अनपॉपुलर ही होगी, क्योंकि वो जाहिर है PTI के लोग ही होंगे या वो पीपल्स पार्टी के होंगे मिलजुल के, तो वो कुछ कर लेंगे, बना लेंगे कुछ ना कुछ खाता। खान साहब की छुट्टी, उनकी जगह पे 3-4 लोग और ऐसे फिरते रहते हैं ना। हम जो हैं तो क्या उम्मीदवार कैंडिडेट, तो उनमें से किसी को इस्टेब्लिशमेंट बना दें, हमें क्या उससे। तो ये बेसिकली इसलिए। अब बात आई जो कि ये मईशत ठीक फिर कैसे होगी। जो IMF की जानिब से इकोनॉमिक आउटलुक बताई गई है, उसमें जो करंट माली साल है उसमें महंगाई और बेरोजगारी दोनों के कम होने की पेशगोई की गई है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये तो हेडलाइन है, महंगाई कितनी कम होगी, वो 9% से 8.5% हो जाएगी, और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 5% से 4.8% हो जाएगी। अच्छा, ये कैसे होगा सेठी साहब कि महंगाई हो रही है लेकिन ये बेरोजगारी और महंगाई कम हो जाएगी, कैसे? अच्छा, तो अब सिचुएशन ये है, आपने कहा IMF ये कह रही है कि कुछ हालात बेहतर होने जा रहे हैं 6 माह के अंदर अंदर। आपको पता है हुकूमत भी यही कह रही है, हुकूमत के लोग भी कह रहे हैं जी। अभी असद उमर साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल परसों हुई है जिसमें उन्होंने कहा 4-5 महीने के अंदर अंदर हालात बेहतर हो जाएंगे, महंगाई कम हो जाएगी। अब वही बात IMF ने की, मगर आपने अभी बड़े मज़े ले लेके हमें ये कहा कि वो 9% से 8.5 हो जाएगी 0.5 का फर्क पड़ेगा, कम हो जाएगी। और इसी तरीके से आपने कहा अनएम्प्लॉयमेंट जो इतनी सी 4.8 तो मतलब है कि चूं वाली गल। अब बात यह है कि और हेडलाइन इतनी बड़ी लगा दी है उन अखबारों ने, जो कि ज़ाहिर है हुकूमत को खुश करना चाहते हैं। अब बात यह है कि मैं समझता हूँ ये भी गलत बयानी है, बिकॉज़ वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि 3%, 3.25% के करीब हमारी मईशत जो है वो बढ़ेगी। IMF कह रही है कि 4% के करीब बढ़ेगी। आपका स्टेट बैंक जो है, हुकूमत जो है वो 4.8, 4.9 की बात कर रहे हैं। अब क्या होगा क्या हकीकत में वो तो हमें नहीं पता, मगर अगर आप तारीख़ देखें कि जब भी ये प्रेडिक्शंस होती हैं आयशा कि जी गवर्नमेंट कह रही है 4.9, तो वो आती 4 पे ही है फिर। और मैं समझता हूँ कि अगर IMF कह रही है 4 और वर्ल्ड बैंक कह रहा है 3, 3.5, तो ये भी 3.5, 4 के दरमियान ही होगा, क्योंकि IMF ने जो बात कही है ना उसके साथ और भी बड़ी कंडीशंस लगाई हैं कि अगर हमारी बात गवर्नमेंट ने मानी, हमारी बात मानी, अभी तो वो बात भी नहीं ना मान रहे एक दूसरे की, तो आगे जाके क्या होगा क्या नहीं होगा तो वो तो देखा जाएगा। मगर अब मेरा नहीं ख्याल 4% पे ये ग्रोथ जाएगी, 3.5 के करीब जाएगी। अब 3.5% ग्रोथ के साथ बेरोज़गारी भी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। भाई आपकी जो आबादी है वही 3.1, 3.2% तो वो बढ़ रही है, और आपकी जो लेबर फोर्स है हर साल 10 लाख लोग एंटर कर रहे हैं आपकी लेबर मार्केट। तो आप 10 लाख लोगों को अकोमोडेट करने के लिए, उनको नौकरियां देने के लिए आयशा आपको 6-7% ग्रोथ करनी पड़ेगी जी। और वो भी एक दिन के लिए नहीं, 1 साल के लिए, 8-10 साल के लिए आपको। मिफ्ता इस्माइल साहब ख़ुद कहते हैं कि अगर इसको चेंज करना है सारी मईशत को, और कुछ गरीबों के लिए भी कुछ होना है, और मुलाजमतें मिलनी हैं, और महंगाई कम होनी है, तो फिर कम से कम 8 से 10% ग्रोथ करनी पड़ेगी, क्योंकि आज तक पाकिस्तान की 70 साल हिस्ट्री में कभी हुई नहीं, सिवाय चाइना के, और मेरा ख्याल है कोरिया, साउथ कोरिया वगैरह इस किस्म की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ कभी कभी ये हुई है। इतनी हाई ग्रोथ रेट तो कभी होती नहीं है। तो अब इवन चाइना में भी कम होनी शुरू हो गई है। तो ये इम्पॉसिबल टास्क है।
इसका मतलब है जो फ्यूचर आउटलुक है आपकी वो इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ और भी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा एज वी गो अलॉन्ग। और अगर ये 6-7% पे हम नहीं करते तो फिर तो मैनेज ही नहीं कर सकेंगे। एक पूरा समुंदर बन जाएगा बेरोज़गार लोगों का, और गुर्बत की जो सो कॉल्ड पॉवर्टी लाइन है या गरीब गुर्बत की लाइन है, उससे सब और भी लोग नीचे गिरते जाएंगे। अभी 40% पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, फिर 50% से ज़्यादा लोग पॉवर्टी लाइन पे नीचे आ जाएंगे, और आबादी बढ़ती जाएगी, और शॉर्टेजेस होने शुरू हो जाएंगे खाने पीने की चीज़ों के। और अगर आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, जिसकी वजह से आप डॉलर्स कमाते हैं, और आपकी फिर इंपोर्ट करना पड़ जाएगा खाने पीने की चीज़ें भी, तो फिर आपके पास तो पैसे ही नहीं होंगे उनको देने के लिए। तो बहरहाल मैं इतना मायूस कुन सिनारियो नक्शा नहीं खींचना चाहता, मगर हालात बहुत ख़राब हैं, इस हुकूमत से कंट्रोल नहीं हो रहे। अगर अगली हुकूमत को आती है और उनको 5 साल स्टेबिलिटी के ज़रिए दिया जाता है, और इस खित्ते में, इस रीजन के अंदर सारी लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाते हैं, डिफेंस एक्सपेंडिचर्स को आप फ्रीज़ कर देते हैं, और आप ज़्यादा पैसे जो हैं वो आप डेवलपमेंट के ऊपर लगाते हैं, तो फिर शायद जाके कोई बचाव हो। मगर अगर यहाँ इंस्टेबिलिटी रही और इनसिक्योरिटी रही, अफ़गानिस्तान, इंडिया, ये वो, तो फिर सारे पैसे जो हैं, जो कि 4 पैसे आ रहे हैं, वहाँ तो 10-15% ग्रोथ हर साल देनी पड़ते हैं पैसे उनको। तो वो उनको अगर आपने 10-15% दे दिए तो बाकी फिर रह के जाता है आपके पास। इसलिए अगर आप 10% पे ग्रो कर रहे हैं तो 10% आप दे सकते हैं ना डिफेंस सर्विसेज को। और अगर आप 3% पे ग्रो कर रहे हैं और 10% उनको वहाँ दे रहे हैं, बिकॉज यहाँ की सिक्योरिटी सिचुएशन ख़राब है, एक तरफ अफगानिस्तान से तालिबान हमला करने के सोच रहे हैं, उधर से इंडिया जो है आपके गले पकड़ के बैठा हुआ है और धमकियाँ दे रहा है, फिर अमेरिका के साथ आपके तल्लुकात ठीक नहीं है, तो इन हालात में डिफेंस को तो पैसे देने हैं, मगर अगर पैसे उधर दे दिए तो फिर गरीबों के लिए क्या रह जाएगा यहाँ, और लोअर मिडिल क्लास के लिए क्या रह जाएगा। तो ये असली सीरियस इश्यूज़ हैं। तो ये हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, रीजन के जो इश्यूज़ हैं, उनका ताल्लुक, डायरेक्ट ताल्लुक हमारी मईशत के साथ भी है। और आपने एक और फैक्टर भी बता दिया, वो है आबादी में इजाफा, जिसकी वजह से बहुत से इंडिकेटर्स बेकाबू हो जाते हैं क्योंकि उसको इग्नोर किया जाता है। लेकिन सेठी साहब, सभी की याददाश्त में होगा कि खान साहब जब आए थे तो उन्होंने मईशत के लिए जो जो फार्मूले बताए थे, और ये बाकायदा 100 दिनों का प्लान था। फिर उसके बाद उन्होंने कहा 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे, 50 लाख घर देंगे, मनी लॉन्ड्रिंग सालाना कितनी होती है उसको रोक लेंगे, यहाँ से पैसा आएगा, वहाँ से पैसा आएगा, और उससे मईशत ठीक हो जाएगी। लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा, और वो प्रॉब्लम्स जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इमरान खान साहब फिर भी बैठे हैं, उन्होंने इजलास बुलाया पार्टी रहनुमाओं का, और अब वो ये आइडिया दे रहे हैं कि जो कम आमदनी वाले लोग हैं उनको हम पेट्रोल पे सब्सिडी दे देंगे। पेट्रोल वालों, जो मोटरसाइकिल वाले हैं, रिक्शे वाले हैं, या जो सवारी है गरीब आदमी की, उसको हम सब्सिडी पे सस्ता पेट्रोल देंगे पेट्रोल पंप पे। ये फार्मूला कारगर साबित होगा आपके ख्याल में? नहीं, मुझे नहीं समझ आई कि कैसे देंगे। ये पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो उनको कीमत से कम, जो रेगुलर प्राइस है उससे कम कीमत पर पेट्रोल मिलेगा। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ये बिल्कुल फजूल बात है फ्रैंकली। ये वही चिकन और अंडे वाली बात है, जब एक ज़माने में खान साहब ने मुर्गियाँ बनाओ और अंडे बनाओ, हाँ बकरियाँ, ये उसी किस्म की तजवीज़ है। ये कैसे हो सकता है कि आप ये कह दें पेट्रोल स्टेशंस को कि जो रिक्शा वाला आता है उसको आप 100 रुपये का पेट्रोल दें, जो गाड़ी वाला आता है उसको 150 रुपये पर लीटर पेट्रोल दें। वो तो अगर आप उसको ये कहेंगे, वो क्या करेगा कि वो उसके पास अगर 100 लीटर हैं बेचने के, वो 100 के 100 लीटर जो है वो कहेगा कि हमने बेचे हैं 100 रुपये के, सिर्फ रिक्शा वालों को ही दिए हमने, और आपसे कहेगा 50 रुपये पर 100 लीटर आप सब्सिडी हमें दे देना, बिकॉज हमने तो सब्सिडी दे रहे हैं ना कि, तो वो आप हमें दे दें। तो ये तो चोरी शुरू हो जाएगी हर जगह पे। ये तो कौन बताएगा कि ये गाड़ी वाले ने लिए और ये रिक्शा वाले ने लिया है, ये मोटरसाइकिल वाले ने लिया है, और गाड़ी वाले आके कहेंगे और यार 100 रुपये का पा रिक्शा का बिल कट दे, तो वो कहेगा नहीं सर, वो सानू इजाजत नहीं होगा, यार 5 रुपये अपने भी रख ले बिच, कमीशन भी शुरू हो जाएगा। तो मतलब है ये दिस इज़ नॉनसेंस। इस किस्म की फजूल बातें मुझे नहीं समझ आती, कौन उनको समझाता है या वो क्यों सोचते हैं कि ये, इसे कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। देखिए, बिजली के स्लैब्स बनाए हुए हैं कि गरीबों के लिए ये स्लैब है, वो ये नहीं है कि गरीब अमीर है, हाँ, या यूनिट्स के इस्तेमाल, हाँ वो यूनिट के इस्तेमाल से, हाँ। कि जी जिसने इस महीने के 300 यूनिट इस्तेमाल किए हैं वो ज़ाहिर गरीब आदमी होगा ना, 2 पंखे चल रहे हैं, 1 बल्ब चल रहा है, तो वो तो मीटर बताता है ना कि 300, तो मीटर के रीडिंग के ऊपर वो हो जाता है, वो तो कंट्रोल्ड है, ऑटोमेटिक है सारा कुछ। वहाँ तो कोई आप या मैं तो नहीं बैठे हुए बताने के लिए कि ये घर गरीब है, वो तो मीटर से पढ़ते हैं। यहाँ तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो अब बात ये है कि ये नहीं हो सकता
कि आप रिक्शा और गाड़ियों के लिए पेट्रोल सस्ता कर दें और मोटरसाइकिल्स के लिए, और गाड़ियाँ और ट्रक्स के लिए आप महंगा रखें। ऐसे नहीं हो सकता। ये भी नहीं कर सकते कि उनके लिए अलग पेट्रोल स्टेशन बना दें और इनके लिए अलग पेट्रोल। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि जी अब सारे पाकिस्तान के अंदर जैसे यूटिलिटी स्टोर्स बनी हुई हैं, उस किस्म की यूटिलिटी पेट्रोल स्टेशन बन जाए। तो कैसा आइडिया? यूटिलिटी पेट्रोल स्टेशन का। अच्छा, अब यूटिलिटी स्टोर्स तो डायरेक्ट मैनेजमेंट है ना गवर्नमेंट की जी। अब यूटिलिटी पेट्रोल स्टेशन डायरेक्ट गवर्नमेंट मैनेज करेगी। यूटिलिटी स्टोर्स तो मेरा ख्याल है एक शहर में 4 या 5 होते होंगे या 10 होते होंगे, मगर क्या आप लाहौर शहर के अंदर 5,000 यूटिलिटी पेट्रोल स्टेशन बनाएंगे? नहीं हो सकता ना। और गवर्नमेंट चलाएगी, ब्यूरोक्रेसी चलाएगी उसको, हो नहीं सकता। ये कोई डाटा भी मुरतब नहीं किया जा सकता, इसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं तो है। मैं इसीलिए ये मैंने भी सुना है कि वो यही एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की बेसिस के ऊपर जो मैंने बात सुनी है कि अखबार में पढ़ा है, चीफ सेक्रेटरी साहब ने कुछ तजावीज़ जो कामरान साहब ने कोई प्रेजेंटेशन दी थी प्राइम मिनिस्टर को, जिसमें अखबार में ये लिखा था कि उन्होंने कहा कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए हम कुछ महंगाई जो है वो कम कर सकते हैं। तो मैं बड़ा हैरान था कि यार ये किस किस्म के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं ये, कि स्टेट बैंक तो काम नहीं कर सका, फाइनेंस मिनिस्ट्री काम नहीं कर सकी, तो बस चीफ सेक्रेटरी कैसे काम करेगा। तो मैंने फिर उनसे बात की, तो उन्होंने फिर वजाहत की और बड़ी अच्छी वजाहत की। उन्होंने कहा नहीं, मेरी ये मतलब नहीं है, मेरा ये मतलब है कि जहाँ सप्लाई साइड है ना, जहाँ लोग पता लगा कि जी आयशा की एक दुकान है, आयशा वहाँ ये बेचती है, आयशा को पता चला कि आगे जाके शॉर्टेज हो रही है या 3 महीने के बाद जो इंपोर्ट होगी ये चीज़, उसकी कीमत बढ़ जाएगी क्योंकि 3 महीने में डॉलर और बढ़ जाएगा। तो आज मैं 100 रुपये का ख़रीद रही हूँ और आगे मैं 125 को बेच रही हूँ, आगे जाके ये मुझे 125-150 का मिलेगा और मुझे और बेचना पड़ेगा। तो मैं अभी कुछ रख लेती हूँ पीछे, पूरा नहीं बेचती, जब वो कीमतें बढ़ जाएंगी तो मैं बेच दूँगी। होर्डिंग कहते हैं ना इसको, ज़ख़ीरा अंदोज़ी। हाँ, तो वो कहते हैं कि एक तो ये कि एडमिनिस्ट्रेटिवली हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि फिर वो ये कहते हैं क्योंकि ये जो मंडियाँ हैं, खाने पीने की चीज़ें जो हैं, फूड आइटम्स जो है, ये छोटी छोटी मंडियाँ बनी हुई हैं हर इलाके के अंदर, जहाँ मार्केट कमेटीज़ बनती हैं और वहाँ से वो फिर सेट करती हैं कि मार्केट के अंदर उनकी जो लोकल मंडी है उसके अंदर कि आटे की कितनी कीमत है, फ़लाने की कितनी कीमत है, फ़लाने की कितनी, तो उसको किसी हद तक एडमिनिस्ट्रेशन मॉनिटर भी करती है और कंट्रोल में भी रखती है कि ये बिल्कुल यहाँ होर्डिंग शोर्डिंग ना शुरू हो जाए। तो वो कह रहे थे कि मेरा ये मतलब है कि इस किस्म की चीज़ें, इसके ऊपर हम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा। और स्पेकुलेशन जो है इसको बंद कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये कि अब आटा आ रहा है सिंध से, इधर से जा रहा है, उधर जा रहा है, रास्ते में रुकावटें हैं, वो कोई कहता है जी बॉर्डर आ गया है, बॉर्डर से इतने पैसे दो तो फिर जान देंगे। करप्शन ट्रांसपोर्टेशन के अंदर ट्रांजैक्शनल कॉस्ट होती है, जो ट्रांजैक्शनल कॉस्ट जो है वो बिलो द काउंटर होती है, वो सारी कच्चे में होती है, उसके कोई रिकॉर्ड नहीं होता, मगर वो जो सप्लायर है या जिसका माल है उसको जेब में से वो जाते हैं पैसे, और वो दिखा भी नहीं सकते कि ये हमारे खर्चे हैं, बिकॉज वो कैश में देने पड़ते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं ये भी ट्रांजैक्शनल कॉस्ट होते हैं। हम अगर कोई अपनी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको अच्छा कर लें और थोड़ा सा टाइट कर लें, मॉनिटर करें उनको कि यहाँ करप्शन तो नहीं हो रही, तो उसके साथ भी ट्रांजैक्शनल कॉस्ट भी कम हो सकते हैं। अच्छा। मगर वो खुद कहते हैं ये कोई तरीका नहीं है महंगाई को कंट्रोल करने का, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर है, ये हम कर सकते हैं, जिसके साथ थोड़ा बहुत ये जो स्पेकुलेशन होती है कि जी कोई रीज़न नहीं है कि आपने नान जो है वो 12 रुपये का नान है, आपने 15 रुपये का आप बेच रहे हैं और थोड़ा आगे जाएंगे तो 12 के बिक रहा है। तो कुछ लोग जो ये करते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कि ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे और हम थोड़ा बहुत मैनेज कर कोई सकें, चेक एंड बैलेंस तो हो कुछ थोड़ा बहुत सप्लाई के ऊपर। मगर जो डिमांड है, जो कि आपको अगर 10 टन आटा चाहिए, आपको तो नहीं कंट्रोल कर सकते, और अगर डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है तो कीमत तो बढ़ेगी। तो वो कहते हैं जो इंपोर्ट कॉस्ट हैं, रुपए की डिवैल्यूएशन है, ये चीज़ें जो है ये उनके हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये तो स्टेट बैंक और फाइनेंस मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है डिमांड साइड। सप्लाई साइड में ये है कि अगर कोई रुकावटें हैं जिसकी वजह से खर्चे बढ़ रहे हैं, वो खर्चे कम करके रोक दिया जाए ताकि वो कीमतें और ना बढ़े। तो ये इस हद तक वो सही कहते हैं। किसी ना किसी हद तक निगरानी करने की कोशिश की जा रही है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से जो फार्मूला दिया गया, कहा जाता है कि इससे पहले भी इस तरह के फार्मूले ज़ेर गौर आए थे, लेकिन अब की बार वो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। और ख़बरों में सबसे ज़्यादा इस वक्त बलूचिस्तान में जो हलचल हो रही है, जाम छलक पड़ा जाम कमाल साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो पेश हो गई,
7 अरकान उसमें गैर हाजिर रहे हैं और एक जो रुकने सूबाई असम्बली थे लाला अब्दुल रशीद साहब, उनसे जब पूछा गया कि आप क्यों ताखीर से आए तो उन्होंने कहा मैं तो दम कराने गया हुआ था। फिर बलूचिस्तान में एकदम क्या हो गया सेठी साहब? एकदम कुछ नहीं, आपको याद होगा कि 1 महीना पहले ये चीज़ शुरू हुई थी जाम कमाल के ख़िलाफ़, अपने लोग उनके, ऑपोजिशन ने कुछ नहीं किया, ये उनकी गवर्निंग पार्टी के अंदर ही प्रॉब्लम्स हो रहे थे। और फिर आपको याद होगा कि चेयरमैन सेनेट साजिद संजरानी साहब भागे भागे गए थे और जाम कमाल को 1 माह की मोहलत लेके दी थी कि आप इनको सीख ठूक कर लें, खिला पिला दें, जो कि करना है, जो मांग रहे हैं कोई दे दे, ऐसे ना करें, उड़ जाएंगे आप। तो वो अब महीना ख़त्म हो गया, जाम कमाल साहब भी बादशाह आदमी है, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं करता, किसी को किया होगा पूरा नहीं हुआ। तो अब वो बेसिकली ये रिवोल्ट हुई है, गवर्नमेंट के जो रूलिंग पार्टी के रैंक्स हैं उसी के अंदर ये गड़बड़ हुई है, ऑपोजिशन ने कोई कमाल नहीं किया यहाँ। तो पहली बात तो ये है, ये जो अब हुआ है, ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जो आज लॉन्च कर दिया उन्होंने, ये यकीनी तौर पे हफ्ते के अंदर अंदर ये पूरा हो जाएगा। अब इसको मुश्किल हो जाएगा इसको डिफीट करना। हाँ, आज अगर वो इदारा जो कि आम तौर पे ऐसी चीज़ों को ठीक ठूक करता है, वो अगर वापस हरकत में आ जाए तो फिर जाहिर है फिर कुछ नहीं होगा, फिर ठीक सब चीज़ ठीक चलेगा। मगर मेरा ख्याल है कि हालात ऐसे हैं कि वो, मेरा ख्याल है इदारा जो है आजकल कोई नॉन इंटरफेरेंस के मूड में, ये भी हो सकता है कि तब्दीली वगैरह हो रही हो या तो उनको उन्होंने क्या हो गया, हाँ निकालो इसको, इश्यूज, क्योंकि ये बंदा जो है ना ये कोई ख़ास काम कर नहीं रहा, जैसे बुज़दार नहीं कर रहा, ये भी कुछ नहीं कर रहा। यहाँ मैं आपसे आपके इदारे से मुराद वज़ीर आज़म समझ लेती हूँ। वज़ीर आज़म साहब को भी मुदाखलत का कहा गया था बलूचिस्तान की सिचुएशन में, उन्होंने तो बिल्कुल वहाँ तवज्जो ही नहीं दी। वो मेरा ख्याल है वो पंजाबी कहते हैं अपनी पसूड़ी पे ही है कि चंद निकले कि चंद नहीं निकले, चांद चढ़ा या नहीं चढ़ा, चांद चढ़ा कि नहीं चढ़ा, तो बहरहाल इससे ज़्यादा बात ही कर सकते हैं। मैं तो बात यह है कि पीएम साहब बड़े अपने मसरूफियात हैं उनकी, बड़ी कमाल कर रही हो तुम, तुम्हारा ख्याल है वो बलूचिस्तान का सोचेंगे? नहीं, तो जब चेयरमैन सेनेट वहाँ पर जब उसका इंतखाब था तो वज़ीर आज़म साहब की बहुत दिलचस्पी थी, बलूचिस्तान से उन्होंने ज़ाहिर है वो, हाँ उस वक्त अपोजिशन लेने जा रही थी वो पोस्ट, इसलिए वहाँ बड़ी दिलचस्पी थी। यहाँ तो जो नई हुकूमत बनेगी वो भी गवर्नमेंट की होगी, बैब की हुकूमत ही होगी और गवर्नमेंट वाले लोग होंगे, उनमें यही सारे होंगे। वो और बात है कि एक स्टेज ऐसी आई थी कि जैसे जब मौलाना को भी लोगों ने पूछा था कि आप हमारा साथ दें और आप हमारी हुकूमत के अंदर JUI की शमूलियत होनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है मौलाना ने भी वही बात कही जो कि शायद खाकान अब्बासी साहब और मिफ्ता इस्माइल साहब और बाकी दीगर अफराद नून लीग के कहते हैं कि इस वक्त कोई पागल ही होएगा जड़ा हुकूमत लेगा। हमें हुकूमत चाहिए 5 साल के लिए, हमें हुकूमत साल या 1.5 साल या 6 महीने के लिए नहीं चाहिए। तो इसलिए मौलाना ने भी हाँ नहीं भरी वहाँ, मौलाना ने भी ना कर दी। मौलाना ने कहा आप कर लें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, हम खड़े हो जाएंगे आपके साथ। तो अब इस पर कमर जमान कायरा शिकवा कर रहे हैं ना कि हमें तो शोकॉज नोटिस आपने दे दिया जब सेनेट में अपोजिशन लीडर का मामला था, अब आप नोटिस क्यों नहीं देते उनको जो PDM में शामिल है और उधर उनका साथ दे रहे हैं? देखिए ना, अब कायरा साहब भी तो बादशाह है ना कोई बात तो उन्होंने कहनी है। बात यह है कि मौलाना ने ऐलान कर दिया हमने हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना, हमने कोई अपने लिए कोई फ़ायदा नहीं उठाना। अगर उनकी हुकूमत गिरती है और वो अपनी नई हुकूमत बनाते हैं तो उनके अंदर एक दरार आ गई है ना। अगर रूलिंग पार्टी के अंदर स्प्लिट आ जाए तो वो अपोजिशन का ही फ़ायदा होता है ना, और उनकी जो नज़र है वो इलेक्शन के ऊपर है, इसलिए वो कहते हैं लड़ाई करन मरन एक दूसरे नाल असी सपोर्ट करने हैं। कल को जो अगर ये सपोर्ट करते हैं, आयशा मैं तुम्हें बताऊँ पॉलिटिक्स, अगर ये अब सादिक साहब वगैरह को ये जो दूसरा ग्रुप है जाम कमाल के ख़िलाफ़ उनको सपोर्ट करके और हुकूमत गिरा देते हैं और वो लोग अपनी हुकूमत ले आते हैं, जो कि वो ले आएंगे, ये सारे के सारे भाग जाएंगे उनके पास ही और जाम कमाल बाहर बैठे होंगे, बाकी सारे यही लोग होंगे हुकूमत के अंदर और सिर्फ चीफ मिनिस्टर चेंज हो जाएगा, ठीक, और कुछ मिनिस्ट्रीज चेंज हो जाएंगी। तो मौलाना कल को 6 माह के बाद जाम कमाल फैसला करता है कि अब इनके ख़िलाफ़ मैंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करना है, तो वो भी मौलाना के पास जाएगा, अगर मैं मौलाना हूँ करो वैसे थोड़े नाल लड़ो मरो करो जो भी है, ताकि आप लोग कमज़ोर हों, आप मजाक आपका बने। हम बिल्कुल इनकरेज करते हैं करें, मगर हम हुकूमत का ऐसा नहीं बनेंगे। हम इलेक्शन लड़के इसका फ़ायदा उठा के आपकी लड़ाई झगड़ों का हम इलेक्शन जीत के आएंगे,
फिर हम 5 साल रहेंगे, मजबूत हाथ रखेंगे। हाँ पक्के हाथ रखेंगे। असी कच्चे बंटे नहीं खेडे, असी अखरोट खेडे हुए ने। आप समझती हैं ये कच्ची क्या है गोलियां अखरोट नहीं और खेली। कच्चे बंटे का? हाँ बिल्कुल, मुझे पता ना जी आपको? बिल्कुल हाँ। पता है। तो इसलिए ये वहाँ बलूचिस्तान में ये हो रहा है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन ये भी उठाया जा रहा है कि बलूचिस्तान में जब चेंज आता है तो विफाक में चेंज आता है, वहाँ अगर -1 हो रहा है तो ऐसी कोई प्रैक्टिस कभी हमें आने वाले दिनों में नहीं वफाक में आशा, ये दिखाई- कौन कहता है कि बलूचिस्तान में तब्दीली आती है तो वफाक में भी आ जाती है? ऐसे तो नहीं। कोयटा से तब्दीली की हवाएं चलती हैं, आपको पता है। नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में भी आपको याद होगा बलूचिस्तान में चेंजेस, और फिर हमने अभी देखा नून लीग के खिलाफ बलूचिस्तान में ये आवाजें उठी थी। वो उस वक्त सूरत हाल कुछ थोड़ी बहुत बनती है जबकि वहाँ गवर्नमेंट की पार्टी गिर जाए और अपोजिशन की पार्टी सीज कर ले पावर, और यहाँ तो गवर्नमेंट के अंदर ही हो रहा है ना ज़्यादा। तो ये यहाँ कोई ऐसा खतरा इसका नहीं है फायदा कि अपोजिशन उठा तो सकती है। वो सिर्फ इलेक्शन में, अच्छा, यहाँ गंदा करके इलेक्शन में अभी क्या फ़ायदा उठाना उन्होंने? अभी तो जो नई हुकूमत आएगी उसको पहले बैठाएंगे, फिर बैठा के फिर उसके ऊपर तनकीद शुरू कर देंगे। ऐसा कोई साया विफाक पर पड़ने के चांसेस नहीं है। मेरा नहीं ख्याल। इसीलिए इमरान खान नॉट वरीड कि वो अपनी उत्थे कोई गल नहीं है, कोई ऐसी गल नहीं है। अच्छा, तो इसलिए उन्होंने बिल्कुल जाम कमाल साहब को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। इसकी वजह मसरूफियत है या कोई और के बस नहीं? जाम कमाल देखे ना, वही मसला है यहाँ। अगर वो बुज़ार साहब की प्रोटेक्शन ना होती, वो दूसरी किस्म की, तो बुज़ार साहब की छुट्टी हो जानी थी। मगर बलूचिस्तान में जाम कमाल का क्या हैसियत है प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए? बस ठीक है, वोट लिए, ठीक है, बन गया, लॉयल्टी है। उनकी जगह पे बाकी 4 लोग खड़े हैं वहाँ, जो बाकी कैंडिडेट्स हैं इस वक्त, जो टॉप कैंडिडेट्स हैं, उनको सारे बड़े लॉयल है टू द फेडरल गवर्नमेंट। कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, आने वाले दिनों में बलूचिस्तान हुकूमत का नक्शा आप कैसे देख रहे हैं? कौन हो सकता है नया वज़ीर? 4 लोग हैं जी, 4 कैंडिडेट्स हैं। कदूस बिजेंजो साहब, जान जमाली साहब, ज़हूर बुलेदी साहब और अब्दुल रहीम खतरान साहब। अब मुझे नहीं पता इन चारों में से कौन कुछ फाइनली सिलेक्शन की जाएगी। अब बात फिर मैं कर दूं जो आप जहाँ मुझे ले जाना चाह रही हैं। मैं देख रहा हूँ आप मुझे कहाँ ले जाना चाह रही हैं। एक्चुअली सिलेक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया आपने तो उससे खटक गया। क्या कौन हो सकता है? मैं देखिए, फैसला फिर कोई और कर लेगा। अच्छा इन चारों में से जी, यहाँ तो हमने सुना था कि प्राइम मिनिस्टर साहब कोई इंटरव्यू करेंगे, याद है आपको? जी, जी। फिर वो मेरा ख्याल है ये फैसला हुआ कि वो खबर ही शायद इसलिए उड़ाई गई कि ये हो ना सके। आपने खबर दी थी। हाँ, मैंने कहा था कि इस किस्म की खबर चल रही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब शायद इंटरव्यू करें। सैबोताज कर दिया तो वो खबर देके। साबोटाज होगी ना। अगर मैं ना कहता तो शायद इंटरव्यू हो ही जाती क्योंकि उसमें शरारत थी थोड़ी सी। तो इसलिए अब ये है कि फिर मैंने थोड़ी सी शरारत करने का इरादा किया है अच्छा। कि वो अब उनकी इंटरव्यू होगी। अब वो इंटरव्यू जो है वो खुफिया होगी अगर होगी तो, अदरवाइज़ कोई इंटरव्यू ओपनली नहीं होगी। और जिन्होंने फैसला करना है उन्होंने पहले ही फाइलें खोली हुई होती हैं इन चारों में से कौन सा ज़्यादा बड़ा बरखुरदार है। और तो हमेशा फैसला इस चीज़ पे होता है आयशा कि बरखुरदार एक तरफ और कॉम्पिटेंट दूसरी तरफ। अच्छा, वो देखते हैं कि ये कॉम्पिटेंट है और ये बरखुरदार है, ये बेस्ट है। ये बरखुरदार तो है मगर जाहिल है और करप्ट भी है। मैं मारे जाएंगे, बरखुरदारी अपनी जगह पे गड़बड़ कर देगा। तो ये फिर बैलेंसिंग एक्ट होता है। छोटी मोटी इंटरव्यूज़ होती हैं, छोटी मोटी कुछ बातें होती हैं, उसके बाद इन चारों की बात करें? इन चारों में से अच्छा। वो मेरा ख्याल है कोई एक होगा, कोई एक हो सकता कोई हरूफ तहज्जी की तो नहीं है कि किसी से नाम शुरू हो तो फिर? नहीं, मेरा ख्याल है इसमें सभी नहीं? को देखा जाएगा। सभी को देखा जाएगा, जो बेहतर लगा मौजूद लगा जाम से रिप्लेस कर दिया जाएगा। यह है बलूचिस्तान में हुकूमत में होने वाली तब्दीली का कजिया। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, हमारे वज़ीर आज़म अक्सर बरतानिया के निज़ाम के साथ हमारा कंपैरिजन कर रहे होते हैं और इसमें वो मीडिया का भी हवाला देते हैं कि बरतानिया से ज़्यादा आज़ाद है हमारा मीडिया। लेकिन क्या बात है कि जब भी यहाँ कहीं कोई ऐसी तहरीर लिखती जाए जो हुकूमत के मन को ना भाए या पॉलिसीज़ पर तनकीद कर दी जाए, कोई डिलेज़ आ रहे हों तो उस पर कुछ लिख दिया जाए, तो ख़ातून सहाफ़ी के ख़िलाफ़ इस वक्त आसमा शिराजी साहिबा हैं, बहुत मोहतरम हैं। उनका इसमें सहाफ़त के लिए उनकी बहुत सी खिदमात हैं। उनको ट्रोल इस अंदाज में किया जा रहा है कि कोई हद बाकी नहीं रही। उसमें हुकूमती वज़रा भी शामिल है, हुकूमती रहनुमा भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनको टारगेट किया जा रहा है। सेठी साहब, इस पर क्या कहेंगे? इस ट्रेंड पे आप क्या कह सकते हैं? यही कह सकते हैं कि शर्म आनी चाहिए इन सबको, मगर इनको शर्म आती नहीं है ना। प्राउड है सारा इनको, बिल्कुल ये जिस किस्म की हरकतें करते हैं और ये उनकी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। ये पहले दिन से सोशल मीडिया को इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था
और उसके ज़रिए ये ट्रोलिंग करते हैं, और ये ट्रोलिंग मैसिव लेवल पे, स्केल पे करते हैं। इन्होंने पूरे ऑफिसेस बनाए हुए हैं, इन्होंने पूरी गैंग्स बनाए हुए हैं। ये पहले तो जहांगीर तरीन साहब पे करते थे जब ये हुकूमत में नहीं थे इन ट्रोल्स को। अब हुकूमत के सीक्रेट फंड्स में से इनकी पेमेंट्स होती हैं, और ये पूरी कहीं 50 लोग बैठे हुए हैं, कहीं 40 लोग बैठे हुए हैं, और हर एक ने कुछ 10-10, 15-15 सीक्रेट आइडेंटिटीज़ बनाई हुई हैं, और उसके ज़रिए फिर वो ट्रोलिंग करते हैं। और ट्रोलिंग करके जो अपने मुखालफिन हैं, हम जैसे लोग, उनको ट्रोल करके बदनाम करते हैं। और इनको एक बात की इनको सिखाया गया है, उनको ये सिखाया गया है कि झूठ हो या ना, डज़न्ट मैटर। ट्रोलिंग के साथ जिसको आप ट्रोल करते हैं उसको इस बात का पता भी हो कि ये ऑर्गेनाइज्ड ट्रोलिंग है, ये एक अवामी राय नहीं है। ये 50 लोग बैठे हुए हैं जो कि 5000 बन के ट्रोलिंग कर रहे हैं, या 100 लोग बैठे हुए हैं जो कि 5000 बन के मुख्तलिफ एड्रेसेस से, ट्विटर अकाउंट से ट्रोलिंग कर रहे हैं। ये आपको एक किस्म का साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल रहे हैं, इसको कहते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। तो ये आपके ऊपर उस किस्म की, और ये बाय द वे ये साइकोलॉजी में ये बताया गया है कि अगर आपको इस किस्म की तनकीद हो, आपको पता भी हो कि ये एक सियासी चाल चली जा रही है, मगर फिर भी आप अफेक्ट हो जाते हैं उसके साथ, आप फिर भी परेशान हो जाते हैं, आप फिर भी नाराज़ हो जाते हैं, आप फिर भी मायूस हो जाते हैं, आप फिर धमकी जो है ना उसको एहसास करने लगते हैं, और फिर अपना रवैया बदलने की कोशिश करते हैं। हालांकि सब कुछ पता होता है, मगर साइकोलॉजिकली उसका जो इम्पैक्ट होता है ये ट्रोलिंग का, ये बहुत ख़तरनाक होता है। अब ये साइकोलॉजी की थ्योरी हमें बताती है, हमें पता भी होता है, मगर जब ये ट्रोलिंग हमारे ख़िलाफ़ होती है ना तो हम परेशान हो जाते हैं। तो ये ब्लैकमेल होती है किस्म की। अब ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ट्रोलिंग का, ये PTI के यूथ विंग ने ये सारा कुछ जो है सीखा है और किया है, और ये मतलब ये सोशल मीडिया की बनस्पत ये हो रहा है। तो इसलिए अब आसमा शिराजी के ख़िलाफ़ ये किया है, ये पहली दफ़ा तो नहीं है। उनके ख़िलाफ़ पहले भी ट्रोलिंग हुई है, मेरे ख़िलाफ़ ट्रोलिंग होती है, तलत के ख़िलाफ़ ट्रोलिंग होती है, सलीम साफ़ी के ख़िलाफ़ ट्रोलिंग होती है, असद अली तूर के ख़िलाफ़ ट्रोलिंग होती है, मतीउल्लाह जान के ख़िलाफ़ ट्रोलिंग होती है। मैं कितने नाम लूँ, इनको तो लेबल किया सना बुच्चा के ख़िलाफ़ भी ट्रोलिंग हुई है। इनको तो लेबल किया जाता है ना कि ये ट्राई भी हो रहा है। जो भी इंडिपेंडेंट सहाफ़ी है यहाँ, जो कि वो लाइन जो कि PTI की लाइन है उसको अगर चैलेंज कोई करता है तो उसके ख़िलाफ़ ये ट्रोलिंग करते हैं। अच्छा, मैंने जो रास्ता इख्तियार किया हुआ है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मैं ब्लॉक कर देता हूँ ट्रोल्स को। अब ट्रोल्स क्योंकि आते हैं इतने बड़े वेव के, मतलब आप 50 लोग हो जाते हैं। हाँ, वो आप मतलब किस चीज़ को ब्लॉक करेंगे। तो मैंने तो बड़ा सिंपल तरीका इख्तियार किया हुआ है। मैंने एक हायर कर लिया किसी को, एक कंपनी को मैंने हायर कर लिया, एक लड़के को, और मैंने कहा यार मेरा फ़ोन तुम रखा करो, मेरा ट्विटर अकाउंट जो भी ये ट्रोलिंग मेरे खिलाफ करता है ब्लॉक कर दो, ताकि अगली दफ़ा वो ना आए तो ना मैं देखूं, ना मुझे कोई असर हो। तो मैं यही एडवाइस दूंगा अपने सारे दोस्तों को कि मेहरबानी करके अपने भाई या किसी बहन को कह दिया करो कि यार मेरे खिलाफ जो ट्रोलिंग होती है वो मेहरबानी करके उसको ब्लॉक कर दिया करें। जब ब्लॉक कर देंगे तो ट्रेंड पाए जो मर्जी बना लें, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज यू डोंट सी कि आपको क्या गाली पड़ रही है। और ये साइकोलॉजी को काउंटर साइकोलॉजी है, राइट। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि ये PTI वाले नहीं मानेंगे, ये बिल्कुल वो करेंगे, फिर करेंगे, मेरे खिलाफ करेंगे, अब इसके बाद शायद फिर मेरे खिलाफ शुरू हो जाएगा, डजंट मैटर। मैं ये समझता हूँ इसका ये मतलब है इनको तकलीफ होती है। अच्छा, लेकिन जब तकलीफ होती है ना आयशा तो बड़ी खुशी होती है। सेठी साहब, उनका एतराज़ ये है कि जिन खवातीन का ताल्लुक नहीं है सियासत के साथ, उनको नहीं घुसाना चाहिए अपनी तहरीरों में, या तनकीद उन पर नहीं की जानी चाहिए। किनका मौक़िफ़ है? जिन ये PTI का मौक़िफ़ है कि जिन खवातीन का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, आप उनको ज़ेर बहस कैसे ला सकते हैं? तो ये कौन कहता है कि सियासत में जिसके बारे में ये बात हो रही है उनका ताल्लुक नहीं है? ये जो अंग्रेज़ी में एक मुहावरा है, द लाउडेस्ट विस्पर, एक फिल्म भी बनी थी कि विस्पर क्या कहते हैं उर्दू में? सरगोशी। सरगोशी। सबसे ऊंची सरगोशी इस मुल्क में कौन सी है? जी, कौन सी है? हिम्मत है? हिम्मत है? आप चाह रहे हैं ट्रोल का रुख मेरी तरफ हो जाए? ट्रोलिंग तुम्हारे ऊपर होनी चाहिए। नहीं, आपको पता है मैं ऑलरेडी इसी वजह से अवॉइड करती हूं। वो साइकोलॉजिकल बर्डन। इसलिए बुज़दार साहब से लेके और अपॉइंटमेंट्स तक जो है, मतलब ये लाउडेस्ट विस्पर है ना ये। तो ये इसको ये जो है ना, इसको आप ये नहीं कह सकते कि ये तौहीन कर रहे हैं, ये एक हकीकत है। अब हकीकत को बयान करना हमारा रिपोर्टरिंग का तो काम ही है। मतलब किस मुल्क के अंदर इस तरीके के साथ हुकूमतें चलती हैं, आप मुझे बताएं।
और बाय द वे the lines. नहीं, बाय द वे मैं कह रहा हूँ ट्रोलिंग को आओ करो करो। Okay. अच्छा, अब बात ये है कि क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरी बड़ी टॉर हो जाएगी, मेरी ट्रोलिंग हो जाएगी ऑनेस्टली। अच्छा। उसकी वजह ये है, इसका मतलब है कि चुभी है मेरी बात, अच्छी बात है, मैं चाहना कि चुभे तो अच्छा। किसी आओ ट्रोल करो मनो, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि मुझे कोई असर नहीं पड़ता, मैं खुश होता हूँ, मेरी ट्रोलिंग होती है। अच्छा, आगे आए आप, मैं ये कह रहा था आपसे कि सूरत हाल ऐसी है कि अब मीम्स बननी शुरू हो गई जी। एक नहीं, भर रहा है ट्विटर विद मीम्स, ठीक। और अब इंटरनेशनल मीडिया के अंदर भी ये जिक्र आना शुरू हो गया इन चीज़ों का। जी। तो ये तो फिर ऐसी इंटरनेशनल बात, मीडिया को कैसे संभालेंगे? हाँ, उसको कैसे ट्रोल करेंगे? उसको कैसे पढ़ ही नहीं सकते वो वहाँ लिखा क्या जा रहा है। right. तो छोड़िए इन बातों लेकिन को। आपका सजेशन बहुत अच्छा मैं है, तो बहुत बिल्कुल अच्छी बड़ा तजवीज़ है अग्रेसिव आपकी फ्रंट फुट पे आता हूँ कि हेट स्पीच को कंट्रोल करने के लिए अच्छा है कि आप अपने टूल्स बना के रखें कि जिससे आप उन लोगों को जो कि आपके घर की दीवारों पर गालियां लिखना चाहते हैं, आप उन्हें रोक सकें। ट्विटर इज लाइक योर वॉल, आपके घर की वो दीवार है, तो इसको और अगर वो रोकने के लिए वॉल पे लिख जाते हैं तो फौरन वाइट वॉश कर दें, फौरन वाइट वॉश कर हाँ, डोंट माइंड, हंस के वाइट वॉश कर। हाँ, प्यार के फिर साथ। आओ, फिर कर लो, फिर white देख wash मगर प्यार से और बात भी प्यार से, और इनका यकीनन मगर नफसियाती ये बड़ी असर ज्यादती जरूर है। होता उसकी वजह ये है कि फिर ये एक ट्रेंड बन जाता है। ठीक है। फिर और सियासी जमातें दूसरी भी जो है वो भी शुरू हो जाती हैं। हर फिर सियासी जमात ने अपने ट्रोल्स बना लेते फिर हैं, action फिर वो का reaction। ट्रोल्स के जंगे शुरू हो जाती जंगें हैं। शुरू हो आज आसमा के खिलाफ एक ट्रेंड बनेगा, ठीक, कल कोई गिल के खिलाफ एक ट्रेंड बन जाएगा, परसों किसी और के खिलाफ एक ट्रेंड बन जाएगा। तो ये काउंटर प्रोडक्टिव नेगेटिविटी जो है वो इससे बढ़ती है, और इसको कंट्रोल करने के लिए हर शख्स को इनफरादी तौर पर तो करने ही चाहिए इकदाम, हुकूमत को भी इकदाम करने की ज़रूरत है। और चौधरी फवाद हुसैन वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं, उन्हें चाहिए कि वो जो ट्रेंड्स हैं इस तरह के, उनकी हौसला शिकनी के लिए कोई ना कोई इकदाम करें। लेकिन हम देख रहे हैं इसमें, वो चाहे हमाद अज़हर हों या वो महमूद रशीद साहब हों या वो एजाज चौधरी हों, वो सभी आसमा शिराजी साहिबा के ख़िलाफ़ ट्विटर पर अपने जो उनका रद्द अमल है उसका इजहार कर रहे हैं। इसकी हौसला शिकनी, इस ट्रेंड की हौसला शिकनी करनी चाहिए, ना कि वो इसमें हिस्सेदार बने। प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक दीजिएगा, इस नंबर के ज़रिए आप जो टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है, सिटी साहब से अपना सवाल पूछ सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए लाने के बाद।